हेलो दोस्तों, आप सभी का पुष्पदीप कॉम्पिटिटिव क्लासेस के चैनल में वेलकम है। आज के इस लेसन में, आज के इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड रिलेशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं। जब भी इस टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे, जब हम ब्लड रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। जो हमारे दोस्त होंगे, हम उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम कुछ जनरेशन के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। लेट अस सपोज कि ये हमारा जनरेशन है। अब हमारे जनरेशन में कौन लोग आते हैं, पहले मैं उनके बारे में बताता हूँ। हमारे जनरेशन में कौन आएंगे? तो हमारे जनरेशन में सबसे पहले तो हम खुद आएंगे, माई सेल्फ। अगर मैं मेल हूँ तो मैं मैरिड हूँ, अगर तो मेरी वाइफ आएगी। अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड भी आप ही के जनरेशन के होंगे। आपके भाई भी आप ही के जनरेशन के होंगे। भाई की शादी हो गई है तो भाभी भी आप ही के जनरेशन की होंगी, भाभी के लिए सिस्टर इन लॉ। अगर आपकी बहन है तो आपकी बहन भी आप ही के जनरेशन की होगी। आपकी बहन का शादी अगर हो चुका है तो बहन के जो हस्बैंड होंगे, जीजा जी, वो भी आप ही के जनरेशन के होंगे। जीजा जी के लिए ब्रदर इन लॉ। जो भी हमारे चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई बहन वगैरह होंगे, वो सभी हमारे जनरेशन के ही होंगे। तो उनको हम कज़न से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, COUSIN। तो ये हमारे जनरेशन में कौन कौन लोग आ गए? हम खुद आए, हमारी वाइफ आई। अगर हम मेल हैं तो हमारी वाइफ होंगी। अगर हम फीमेल हैं तो हमारे हस्बैंड होंगे। मेरे भाई होंगे, मेरे भाई की वाइफ भाभी होंगी। मेरी बहन होगी, मेरे बहन के पति ब्रदर इन लॉ होंगे। मेरे जितने भी चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, जितने भी भाई बहन हैं, वो सारे कज़न भी हमारे जनरेशन के होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पहले किन का जनरेशन है, हमारे पहले कौन लोग आए। तो मान लो ये जनरेशन हमसे एक जनरेशन ऊपर का है। तो हम हमारे ऊपर के जनरेशन में कौन कौन लोग आए होंगे? हमारी माँ आई होंगी, मदर, फादर, हमारे पिता। अगर आप मैरिड हो तो आपके सास ससुर आए होंगे, यानी कि मदर इन लॉ। सास के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करेंगे वो मदर इन लॉ। और फादर इन लॉ ससुर हुए। और हमसे पहले किन जो जनरेशन होगा उनमें कौन लोग आएंगे? तो हमारे अंकल, हमारी आंट, ये सभी लोग हमसे एक जनरेशन ऊपर के लोग हैं। ठीक है। अब एक जनरेशन अगर इनके ऊपर चले जाएं तो उस जनरेशन पे कौन लोग आएंगे? तो उस जनरेशन में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, चाहे वो ग्रैंड फादर हो या ग्रैंड मदर हो। ये इनका जनरेशन है। ठीक है। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, दादा दादी, नाना नानी का जो भी जनरेशन होगा वो हमारे फादर मदर से एक जनरेशन ऊपर होगा। अब अगर हम अपने ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर चल जाएं तो वो लोग कौन होंगे? वो लोग हमारे परदादा, परदादा, परदादी, परनाना वगैरह होंगे। तो उनके लिए हम ग्रेट वर्ड का यूज़ करेंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर। अगर परदादा या परनाना को बताना हो तो ग्रेट ग्रैंड फादर कहना। अगर दादी या नानी के लिए यूज़ करना हो, परदादी के लिए, तो ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है। तो ये सभी लोग हमारे फादर से, हमारे फादर के ऊपर वाले जनरेशन में हमारे दादा दादी, और उनके ऊपर वाले जनरेशन में परदादा परदादी वगैरह। ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ऊपर तक का जनरेशन हमें पता होना चाहिए। अब हमारे एक जनरेशन नीचे कौन लोग आएंगे? मान लो ये हमारे आने वाले जनरेशन को शो करता है। तो हमारे एक जनरेशन नीचे कौन आएगा? तो सन, बेटा, डॉटर, बेटी। अगर बेटे की शादी हो गई है तो बेटे की वाइफ, इंग्लिश में बेटे की वाइफ को डॉटर इन लॉ कहेंगे। अगर बेटी की शादी हो गई है तो बेटी के जो हस्बैंड होंगे, दामाद, उनके लिए इंग्लिश में हम लोग सन इन लॉ कहेंगे। और कौन कौन लोग हमारे एक जनरेशन नीचे होंगे? तो हमारे जो भी नेफ्यू होंगे और हमारी जो भी नीस होगी। नेफ्यू और नीस कौन हुए? तो नेफ्यू को हिंदी में भतीजा या भांजा कहते हैं,
नीस को हिंदी में भतीजी या भांजी कहते हैं। तो ये सभी लोग हमसे यानी आपके जनरेशन के एक जनरेशन नीचे होंगे, ठीक है। हमारे एक जनरेशन नीचे कौन कौन आएंगे? सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ, बेटा, बेटी। अगर बेटे की शादी हो गई है तो बेटी की जो बेटे की जो पत्नी होगी उसे हम डॉटर इन लॉ कहेंगे। अगर बेटी की शादी हो गई है तो जो बेटी के पति होंगे उसको सन इन लॉ कहेंगे। हमारे जितने भी भतीजा भतीजी वगैरह जो भी लोग हैं वो भी हमसे एक जनरेशन नीचे होंगे। अब इनके नीचे किनका जनरेशन होगा? इनके नीचे अगर हम बात करें तो इनके नीचे जनरेशन होगा ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। इनके नीचे इनका जनरेशन होगा, ठीक है। ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, पोता पोती, नाती नातिन वगैरह जो भी लोग हैं वो वो इनके इस जनरेशन के नीचे आएंगे। इनके नीचे किनका जनरेशन होगा? तो इनके इस जनरेशन के नीचे अब जो भी जनरेशन होगा वो पर पोता वगैरह का होगा। जिस तरह परदादा के लिए हम लोग ग्रेट यूज़ किए थे तो यहाँ भी हम लोग ग्रेट यूज़ करेंगे। ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर कह सकते हैं, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो आपको ये फैमिली ट्री कम से कम आपको, अगर आप नीचे जा रहे हो तो यहाँ तक और अगर आप ऊपर जा रहे हो तो यहाँ तक, ये आपको पूरा अच्छे से ये फैमिली ट्री समझ में आना चाहिए। अगर आप ये फैमिली ट्री को समझ लेते हो, अगर आप ये रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि कौन लोग कहाँ पर होंगे, कौन कितना ऊपर होगा, ग्रैंडफादर आपके जनरेशन से कितने ऊपर होंगे, ग्रैंड मदर आपकी जनरेशन से कितनी ऊपर होगी, आपके अंकल आपके जनरेशन से कितने ऊपर होंगे, आपकी मदर आपकी जनरेशन से कितनी ऊपर होगी, अगर आप ये अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हो तो ब्लड रिलेशन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो एक बार फिर से जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन में आप याद रखना, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जनरेशन में कौन लोग आएंगे। तो आपके जनरेशन में, हमारे जनरेशन में पहले तो आप खुद आओगे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपकी भाई की पत्नी, आपकी बहन, आपकी बहन के पति, आपके कज़न, ये सभी लोग आप ही के जनरेशन के हैं, ठीक है। इनके ऊपर कौन आएंगे? मदर, फादर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अंकल, आंट, ये सभी आपके जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर के लोग हैं। इनके ऊपर कौन लोग आएंगे? तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये सभी इनके ऊपर होंगे। उनके ऊपर कौन आएंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ तक का रिलेशन आना चाहिए। हमारे बाद के जनरेशन के लोग कौन कौन होंगे? तो हमारे बाद के जनरेशन वाले में सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, नेफ्यू, नीस, ये जितने भी लोग हैं हमसे ठीक एक नीचे आएंगे। इनके नीचे कौन होंगे? तो ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। उनके नीचे कौन होगा? ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो ब्लड रिलेशन को समझने से पहले आपको रिलेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए, कौन रिलेशन कौन सा जनरेशन में आएगा, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स के बारे में, कुछ रिलेशंस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था ब्रदर इन लॉ, किया था ना, ब्रदर इन लॉ। याद रखना, ब्रदर इन लॉ ये जो वर्ड है इंग्लिश में, इसका हिंदी में क्या क्या मीनिंग हो सकता है? तो ब्रदर इन लॉ का हिंदी मीनिंग एक तो हो जाएगा, याद रखना, सिस्टर्स हस्बैंड। अगर आपकी बहन के पति हैं तो बहन के पति को हिंदी में क्या कहते हैं? जीजा। उनको इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहेंगे, ठीक है। और ब्रदर इन लॉ किन किन के लिए यूज़ हो सकता है? तो याद रखना, आपकी जो वाइफ होगी तो वाइफ का जो भाई होगा, जिसको आप हिंदी में साला कहते हैं, वो भी ब्रदर इन लॉ होगा। और इंग्लिश में ये ब्रदर इन लॉ जो होता है, ये हिंदी में और किन लोगों को समझा जा सकता है? तो ब्रदर इन लॉ के लिए, अगर आप फीमेल हो तो आपके जो पति के भाई होंगे, हस्बैंड्स ब्रदर, जिसको आप हिंदी में देवर समझते हो। यानी ब्रदर इन लॉ का एक मीनिंग नहीं होता है, ब्रदर इन लॉ का मीनिंग जीजा भी हो सकता है, साला भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है। जीजा कौन हुए? तो सिस्टर के हस्बैंड जीजा हुए। साला कौन हुए? वाइफ का भाई साला हुआ। देवर कौन हुआ? हस्बैंड का भाई देवर हुआ। क्लियर है? ये बात समझ में आया? उसी तरह
सिस्टर इन लॉ का भी मीनिंग निकल सकता है, सिस्टर इन लॉ। याद रखना सिस्टर इन लॉ जो इंग्लिश में वर्ड है वो किन किन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर आप मेल हो, समझो आप अगर मेल हो तो आपकी जो पत्नी होगी यानी वाइफ्स सिस्टर, यानी आपकी पत्नी की जो बहन होगी जिनको आप हिंदी में साली कहते हो, वो सिस्टर इन लॉ होगी। और सिस्टर इन लॉ कौन हो सकती है? अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड की जो बहन होगी, हस्बैंड की जो बहन होगी वो हिंदी में आप क्या कहते हो उसे? ननद। तो ननद को भी इंग्लिश में हम सिस्टर इन लॉ कहेंगे। और कौन हो सकता है? तो सिस्टर इन लॉ आप मान लो सिस्टर इन लॉ एक और साली हो गई, ननद हो गई। अगर आपके कोई भाई हैं, ठीक है, और भाई की पत्नी, ब्रदर्स वाइफ, भाई की जो पत्नी होगी जिनको आप हिंदी में भाभी कहते हो, ठीक है, तो साली हो या ननद हो या भाभी हो, इन तीनों के लिए आप जो वर्ड यूज़ कर सकते हो वो सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। उसी तरह एक वर्ड है अंकल, ये थोड़ा सा आप अच्छे से समझना। याद रखना जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाओगे और आपको कहीं अंकल मिले तो आप अंकल के लिए या तो समझना कि वो आपके चाचा के बारे में बात कर रहा है या वो आपके मामा के बारे में बात कर रहा है। ध्यान इस बात का रखना कि जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाओगे तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में अंकल वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है तो अंकल या तो चाचा के लिए यूज़ हो रहा होगा या मामा के लिए यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। अंकल को कभी भी आप मौसा, फूफा वगैरह के लिए यूज़ मत करना जब तक क्वेश्चन खुद ना कहे। समझ में आया मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अंकल जब भी आपको क्वेश्चन में मिले तो या समझना वो चाचा होंगे। चाचा कौन हुए? फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर। और मामा कौन हुए? मदर्स ब्रदर, ठीक है। यानी ये याद रखना कि अंकल या तो चाचा के लिए आ रहा या मामा के लिए आ रहा, ठीक है। एक बात का आप और ध्यान रखना, अब ये चाचा होंगे कि मामा होंगे? जैसे आप कहीं क्वेश्चन पढ़ रहे हो और वहाँ पे अंकल मिले, आप कहोगे कि चाचा ही होंगे, नहीं, वो मामा भी हो सकते हैं। चाचा होंगे या मामा होंगे वो क्वेश्चन में अपने क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बस इतना समझना है कि अंकल जब भी आएगा वो चाचा या मामा के लिए आएगा, ठीक। बाकी वो आपके फूफा जी हुए या आपके मौसा जी हुए, इन सभी को दिखाने के लिए एक बात याद रखना, क्वेश्चन जब तक इनके बारे में जिक्र ना करे आपको फालतू इन लोगों के बारे में नहीं सोचना है। बात समझ में आया? उसी तरह आप ये समझ लो कि जब भी क्वेश्चन में आंट का जिक्र हो, आंट का, जब भी क्वेश्चन में आंट का जिक्र हो तो आंट को या तो आपको बुआ समझना है, आपकी बुआ जी के बारे में बात कर रहा हो, या वो आपकी मौसी जी के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है। आंट का मतलब आप कभी भी चाची या कभी भी मामी, मामा की वाइफ मामी, ये नहीं समझना जब तक क्वेश्चन ना बोले। क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको आंट लिखा हुआ मिले तो समझना या तो वो आपकी बुआ जी हो सकती है या तो वो आपकी मौसी जी हो सकती है। बुआ जी कौन हुई? बुआ जी फादर सिस्टर, ठीक है। और मौसी कौन हुई? मौसी आपकी हुई मदर सिस्टर, ठीक है। तो ये इन वर्ड्स का अच्छे से ध्यान रखना है। इन वर्ड्स को अगर आप इग्नोर करोगे तो ब्लड रिलेशन में काफ़ी दिक्कत होगा। आपको समझ में आया मेरा बात? ठीक है। वैसे ही आपको ये बात बता दूं, एक वर्ड मैंने यूज़ किया ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ठीक है। अब ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी भी हो सकता है या नाना जी भी हो सकता है। समझ में आया? अब आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हो कहीं ग्रैंडफादर का जिक्र हुआ है और आप कहोगे कि दादा ही है, नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि दादा ही होगा। वो वर्ड का मीनिंग नाना भी हो सकता है। बात समझ में आया? दादा कौन हुए? आपके पिताजी के पिता, फादर्स फादर, दादा तो पिता के पिता को ही कहते हैं। और नाना कौन हुए? मदर्स फादर, माँ के पिता,
बात समझ में आया? तो याद रखना ग्रैंडफादर का मतलब केवल दादा ही नहीं होगा, ग्रैंड फादर का मतलब नाना भी हो सकता है, यानी या दादा या तो नाना। बात समझ में आया? उसी तरह ग्रैंड मदर, ये वर्ड का भी मीनिंग दो हो सकता है, या तो दादी जी या तो आपकी नानी जी। बात समझ में आया? दादी कौन हुई, आप समझते ही हो, फादर्स मदर, ये आपकी दादी हुई। और नानी जी कौन हुई आपकी, मदर्स मदर, माँ की माँ। ठीक है, तो आप इस जिद पे मत अड़े रहना कि ग्रैंड मदर लिखा है मतलब दादी ही होंगी, नहीं, ग्रैंड मदर का मतलब दादी और नानी दोनों हो सकता है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो दादी जी के बारे में बात कर रहा है या नानी जी के बारे में बात कर रहा। आपको मेरी बात समझ में आई अच्छे से, मैं क्या कहना चाह रहा? ठीक है, उसी तरह आप जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको ये दो वर्ड भी परेशान कर सकता है, नेफ्यू। अब नेफ्यू कौन है? तो हिंदी में आप क्या कहते हो? हिंदी में आप भतीजा सुने हो, भतीजा या भांजा। याद रखना जिनको आप हिंदी में भतीजा या भांजा कहते हो उन्हीं के लिए इंग्लिश में नेफ्यू यूज होता है, यानी नेफ्यू एक मेल रिलेशन को शो करता है। भतीजा आप किसको कहते हो? भतीजा आप कहते हो बहन के या भाई के बेटे को। आप भतीजा भाई के तो बेटे को ही कहते हो, ब्रदर सन। ठीक है, और भांजा किसको कहते हो? भांजा कहते हो सिस्टर सन। तो हिंदी में भले आपको अलग अलग नाम से कहते होगे, लेकिन इंग्लिश में भतीजा हो या भांजा हो, आपको इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करना है वो नेफ्यू यूज़ करना है। क्लियर है? वैसे ही एक वर्ड है नीस, NIECE, नीस। ये नीस जो रिलेशन होता है ये फीमेल के लिए आता है, जिनको आप हिंदी में भतीजी या भांजी कहते हो। ध्यान रहे आपको इस बात का, जिनको आप हिंदी में भतीजी या भांजी कहते हो, भतीजी किसको कहते हो आप? भतीजी तो कहते हो भाई की बेटी को, ब्रदर्स डॉटर। और भांजी कौन हुई? सिस्टर्स डॉटर। ठीक है, जिनको आप हिंदी में भतीजी और भांजी कहते हो। भतीजी मतलब भाई की बेटी, ब्रदर्स डॉटर, और भांजी मतलब बहन की बेटी, सिस्टर्स डॉटर। उनको इंग्लिश में आप क्या कहते हो? नीस। तो नीस एक फीमेल रिलेशन है। बात समझ आया आपको? आपको एक बात का और यहाँ पे ख्याल रखना है, एक वर्ड है कज़न। ठीक है, याद रखना कज़न वर्ड के साथ आप क्वेश्चन जब भी बनाओगे तो आपको ये बताने का ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा चचेरा भाई है, ये मेरा ममेरा भाई है, ये मेरी चचेरी बहन है। मतलब आपको पता है वो आपका कज़न ब्रदर है या वो आपकी कज़न सिस्टर है, कोई रिलेशन आपको पता है, लग रहा है कि वो कज़न सिस्टर है, तो आप सिंपल कज़न कहोगे, आप उसके साथ ब्रदर सिस्टर नहीं कहोगे। यानी कज़न वर्ड के साथ आप क्वेश्चन में ये मत बताने लगना कि वो कज़न भाई है या कज़न बहन है। बात समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको अच्छे से समझना है। क्लियर है? अब कुछ बात और है, क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना कोई भी रिलेशन अगर फादर के साइड से शो करना है तो एक वर्ड यूज किया जा रहा है पैटर्नल। ये वर्ड पैटर्नल क्या शो करता है? ये बताता है कि वो रिलेशन फादर के साइड से, फादर्स साइड। ठीक है, पैटर्नल, हिंदी में इसको पितृवंश कहते हैं। यानी अगर एक एग्जाम्पल लें, पैटर्नल अंकल, PATERNAL। अब देखो अंकल का क्या मीनिंग बताया था आपको? अंकल का मतलब या तो चाचा होंगे या तो मामा होंगे, लेकिन यहाँ एक वर्ड जोड़ दिया गया पैटर्नल। आप ये समझ रहे हो, ये वर्ड देख रहे हो पैटर्नल, यानी अब ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप मामा और चाचा में मत कंफ्यूज करना। अब ये पैटर्नल अंकल जब कह ही रहा है तो आप ये समझ लेना कि इस क्वेश्चन में यहाँ जो भी एग्जाम्पल लिखा है पैटर्नल अंकल मतलब वो पिता के भाई के बारे में ही बात कर रहे होंगे। यानी इस वर्ड से पैटर्नल लग जाने से ये क्लियर है यहाँ पे चाचा का ही बात हो रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पैटर्नल ग्रैंडफादर कोई लिख दे, ग्रैंडफादर का मतलब तो दादा और नाना दोनों हो सकता है, लेकिन इस वर्ड के आगे अगर पैटर्नल जोड़ दे तो आपको अब ये नहीं सोचना है कि ये नाना होंगे या दादा,
ये रिलेशन फादर के साइड से आ रहा है क्योंकि यहाँ पैटर्नल लिखा है, तो आप समझना फादर के साइड से रिलेशन आ रहा है तो आपके दादा होंगे, ठीक है। वैसे ही अगर कोई रिलेशन मदर के साइड से शो करना होगा तो उस वर्ड के आगे आप जोड़ दो मैटरनल, MATERNAL। मैटरनल मतलब वो रिलेशन किस साइड से आ रहा है, फ्रॉम मदर साइड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे अगर आप कहते हो मैटरनल आंट, अगर आप सिर्फ आंट कहोगे AUNT आंट, इसका मतलब तो हो सकता है वो आपकी बुआ जी भी हो सकती है, वो आपकी मौसी भी हो सकती है, लेकिन इस वर्ड के आगे क्या लिखा हुआ है, मैटरनल। इसका मतलब है वो माँ की तरफ से रिलेशन का बात कर रहा है, यानी वो आपकी मौसी ही है, आपको बुआ जी को यहाँ पे नहीं लाना है। समझ आया मेरा बात, ठीक है। तो याद रखना अगर क्वेश्चन में सिर्फ अंकल लिखा है तो आपको जो समझाया वो आप याद रखना, लेकिन अगर पैटर्नल अंकल है तो कंफ्यूज मत करना, वो तो और इजी हो गया आपके लिए। पैटर्नल और मैटरनल का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को जब भी बनाओगे तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा अब जो पॉइंट बता रहा हूं उसको अच्छे से याद रखोगे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए अब आपको जेंडर शो करना होगा। जेंडर मीन्स कि वो कोई आदमी मेल है या फीमेल है, ठीक है। दो ही जेंडर का क्वेश्चन में आपसे बात करेगा। कोई क्वेश्चन में अगर मान लो मान लो ABCD इनके बारे में बात हो रहा है, ये 4 लोग हैं ABCD। अब क्वेश्चन में कह रहा है A मेल है, B मेल है, इस टाइप से, तो अब हम हर जगह मेल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाओगे और आप चाहते हो कि बहुत स्पीड आ जाए तो आप मेल के लिए क्या यूज़ कर सकते हो। अगर आपसे कोई कह रहा है कि वो मेल है तो आप उस व्यक्ति के आगे प्लस साइन यूज़ कर लो, यानी मेल दिखाना हो तो प्लस और फीमेल दिखाना है तो माइनस, ठीक है। याद रखना ब्लड रिलेशन में मेल फीमेल को अगर शो करना है तो मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको कोई कपल को शो करना है, मैरिड कपल को शो करना है, यानी कोई विवाहित जोड़े को शो करना है, ठीक है, तो कपल में कौन कौन होंगे, एक हस्बैंड होंगे, हस्बैंड मेल है तो मेल के लिए, और उनकी पत्नी यानी कि वाइफ, हस्बैंड और वाइफ। याद रखना जब भी मैं आपको या जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाओगे तो कपल शो करने के लिए आप क्या करना, एक प्लस और एक माइनस का यूज करना, और उस रिलेशन को जिनके बारे में कह रहा है कि जो कपल है उनको ब्रैकेट में डाल देना। समझ आया। तो कपल को आप कैसे शो करोगे, क्लियर है। अगर आप कपल नहीं शो कर रहे हो, मतलब अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं दे रहे हो, सिंपल ऐसे है, तब इसका मतलब हो जाएगा सिबलिंग, ठीक है। मतलब ये भाई बहन के बारे में बात कर रहा है। ये सिबलिंग क्या होता है, ये ब्रदर एंड सिस्टर के लिए होता है। अगर ब्रैकेट दे दिए मतलब कपल, ये अगर ब्रैकेट दे दिए तो कपल, अगर विदाउट ब्रैकेट है तो फिर वो कपल नहीं होंगे। समझ आया। तो अभी तक जो भी आपको बताया ये बहुत बेसिक बात है, आप इनको अगर अच्छे से समझते हो तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हो। समझ आ रहा है आपको, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जब इन बातों को समझ चुके हैं तो अब हम कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं उसको क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है B इज द मदर ऑफ C, हु इज द सिस्टर ऑफ G एंड H ओनली, I इज द सन ऑफ H, D इज द फादर ऑफ E, among the children of A and B only one is unmarried, G is the uncle of E, who is the sister of F, C has only 2 children। आपको एक बात बता दें, जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाओगे सबसे पहले आपको ये जो भी सेंटेंस दे रखा है इससे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, आपको एक फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री में हम क्या दिखाएंगे, तो जो भी रिलेशन है उसको हम शो करेंगे, और वो कैसे शो करेंगे आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझोगे। जैसे क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन कह रहा है B इज द मदर ऑफ C। अब सवाल ये है कि अब B इज द मदर ऑफ C को हम कैसे शो करेंगे, ठीक है। B इज द मदर ऑफ C का मीनिंग क्या होगा, B C की माँ है, तो B इज द मदर ऑफ C। अगर मान लो C यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, C को यहाँ दिखाया, ठीक है, C ये है, तो B इज द मदर ऑफ C, B C की माँ है। बताओ B C की माँ है तो B कहाँ होगी, मदर का रिलेशन किसी भी आदमी के लिए उससे ऊपर होता है, तो B अगर C की माँ है तो B का भी जो भी रिलेशन होगा, B का जो जनरेशन होगा वो C के ऊपर ही होगा। समझ आ रहा है। तो B इज द मदर ऑफ C यानी B C के ऊपर होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, आपको इस बात का भी ख्याल होगा कि मैंने आपको कहा था कि जेंडर के बारे में भी बात होता है। इस लाइन को अगर आप पढ़ते हो
इस लाइन को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, बी इज़ द मदर ऑफ सी, तो बी इज़ द मदर ऑफ सी का क्या मतलब है? इस लाइन से जेंडर क्लियर हो रहा है, बी सी की माँ है। अगर बी सी की माँ है इसका मतलब है बी फीमेल है, और फीमेल के लिए क्या यूज़ करेंगे? माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो बी के आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस माइनस साइन यहाँ लगा देना है। ये बी इज़ द मदर ऑफ सी, ये बी के नीचे सी है, और ये एक लिंक शो कर रहा है कि बी और सी आपस में कैसे रिलेटेड है। समझ में आया? अगर सी के ऊपर बी है और बी फीमेल है, इसका मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि बी सी की मदर है। बात समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आप इसी तरह से शो करोगे। अब आपके मन में ये सवाल ये आ रहा होगा कि बी इज़ द मदर ऑफ सी में बी तो मदर है, तो वो फीमेल हो गई, लेकिन सी क्या है? सी मदर है या फादर, मतलब सी मेल है या फीमेल है, ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन में आगे पढ़ते जाओ। अगर आप कहोगे कि सी मेल है, आपको कैसे पता? ये तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है। तो इसलिए आप जिनके बारे में पता है बस उनको, उनके बारे में मेल फीमेल डिसाइड करते चलो और आगे बढ़ते चलो। आपको अपने फाइनल क्वेश्चन जब आप पूरा बना लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि कौन प्लस है कौन माइनस है। ठीक है, आगे पढ़ो। आप देखोगे बी इज द मदर ऑफ सी, सी के बाद कॉमा दे रखा है, उसके बाद लिख रहा है हु इज द सिस्टर ऑफ जी एंड एच ओनली। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हु, जब भी ब्लड रिलेशन में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो कुछ वर्ड्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये हु जब भी आए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, तो कुछ मत करो। जहां पे भी सेंटेंस में हु अगर आपको लगा मिले, तो हु के ठीक पहले जिसके बारे में बात कर रहा होगा, आप सेंटेंस को वहीं से कैरी कर लो। बात समझ में आया क्या कह रहा है? बी इज द मदर ऑफ सी, इसको ड्रॉ कर लिया। इसके बाद कह रहा है हु इज द सिस्टर ऑफ जी एंड एच ओनली। आपको नहीं समझ आया ये हु क्या लिखा है, इस हु को भूल जाओ। हु के ठीक लेफ्ट में जो भी होगा आप उस पर ध्यान दो। हु के ठीक लेफ्ट में कौन है? सी। तो आप सेंटेंस को यहीं से पढ़ो, सी इज द सिस्टर ऑफ जी एंड एच ओनली। इसका क्या मीनिंग है? सी इज द सिस्टर ऑफ जी एंड एच ओनली का तो यही मीनिंग हो सकता है कि सी जी और एच की ही बहन है। मतलब सी सिर्फ और सिर्फ किसकी बहन है? जी और एच की। अच्छा, किसी की भी बहन कहाँ होती है? उसी के जनरेशन की होती है। अगर क्वेश्चन कहता है कि सी इज द सिस्टर ऑफ जी एंड एच ओनली, इसका मतलब है सी जी और एच की बहन है। इसका मतलब है आपको सी, जी और एच इन तीनों को एक ही जनरेशन में शो करना है। ठीक है, और इस लाइन को अगर आप फिर से पढ़ोगे, सी हु इज द सिस्टर ऑफ जी एंड एच ओनली, इसका मतलब है सी जी और एच की ही बहन है। इसका मतलब है कि सी बहन है अगर जी और एच की, तो सी फीमेल होगी। ठीक है, अच्छा, सी इन दोनों की बहन है। इस लाइन से आप ये नहीं कहोगे ना कि जी और एच भी बहन होगी मतलब फीमेल होगी, ये कैसे कह सकते हो? इनके बारे में तो पता नहीं है। अच्छा, आप एक बात याद रखना, जैसे बी सी की मदर थी, तो ये तो आप डायरेक्ट लिंक शो कर दिए। अच्छा, सी अगर इनकी बहन है तो ये पक्का बात है कि बी जी और एच की भी मदर होगी। तो ये क्वेश्चन नहीं कहेगा, ये आपको समझना है। मतलब अगर आप इनको ऐसे शो कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि बी के 3 बच्चे हैं आपको नजर आ रहे हैं, सी, जी और एच। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ लिखा है कि जी और एच बी के ही बच्चे हैं? तो ये लॉजिकली आपको सोचना है कि जी और एच को हम कैसे शो कर दिए। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। आई इज द सन ऑफ एच। आप ये पढ़ो क्या लिख रहा है, आई इज द सन ऑफ एच। इसका क्या मीनिंग है? आई एच का बेटा है। किसी का भी बेटा, आपको याद है जनरेशन में बेटा कहाँ होता है? एक जनरेशन नीचे। तो अगर आई एच का बेटा है तो आई को एच के नीचे जाना होगा। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, इस लाइन में आई इज द सन ऑफ एच से क्या लगता है? आई मेल होना चाहिए, तो आई मेल होना चाहिए, तो आई को यहाँ पे प्लस शो कर दो। अब एच क्या है? आई एच का बेटा है, ठीक है, तो आई को मेल शो कर दिए। तो एच या तो आई के फादर होंगे या तो एच आई की मदर होगी। तो ये अभी क्लियर नहीं है कि एच को प्लस दे या माइनस दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी इज द फादर ऑफ ई। अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिख रहा है डी इज द फादर ऑफ ई। अब डी इज द फादर ऑफ ई, डी ई के फादर है। अब आप ये सोच रहे होगे कि इस क्वेश्चन में, इस फिगर में कहीं भी डी और ई अभी तक तो आए नहीं। कोई बात नहीं, जो आपको नहीं दिख रहा है वो आप अलग से बना सकते हो। डी इज द फादर ऑफ ई को कैसे शो करोगे? अगर डी ई के फादर हैं तो डी ऊपर ई नीचे, डी इज द फादर ऑफ ई यानी डी प्लस, चूंकि फादर का जिक्र हो रहा है, यानी डी और ई का जनरेशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, आप आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है अमंग द चिल्ड्रेन ऑफ ए एंड बी ओनली वन इज अनमैरिड। मतलब ए और बी के जो भी बच्चे हैं उनमें एक की शादी नहीं हुई है, ओनली वन इज अनमैरिड। अच्छा, आपको एक बात फील हुआ यहाँ से, अमंग द चिल्ड्रेन ऑफ ए एंड बी, इनके बच्चों के बारे में बात हो रहा है, ए और बी। इसका मतलब तो साफ है कि ए और बी एक कपल होंगे, क्योंकि सेंटेंस ऐसा कह रहा है चिल्ड्रेन ऑफ ए एंड बी, यानी कि अगर ए और बी के बच्चे में एक का शादी नहीं हुआ है,
यानी ए और बी एक कपल होना चाहिए। बी ऑलरेडी माइनस है और ए और बी एक कपल है। कपल को कैसे शो करते हैं? ब्रैकेट में शो करते हैं। अच्छा, कपल में एक फीमेल और एक मेल होंगे। बी पहले से फीमेल है तो ए को क्या होना पड़ेगा? मेल। समझ आया? यहाँ कहीं नहीं लिखा था डायरेक्ट कि ए और बी कपल है, वो आपको समझना है कि कैसे ए और बी को मैंने कपल कहा। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। जी इज द अंकल ऑफ ई। जी किन के अंकल है? ई के। अच्छा, अब जी ई के अंकल है। अब अंकल वर्ड का मीनिंग क्या बताए थे? या तो अंकल चाचा होंगे या तो मामा होंगे। लेकिन उन सभी को अगर हम भूल जाएं तो इतना तो जरूर कह सकते हैं कि अगर जी ई के अंकल हैं, इसका मतलब अंकल तो एक पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है, यानी जी के आगे कौन सा साइन यूज करोगे? प्लस। अब जी ई के अंकल कैसे शो करोगे? ये अभी रुक जाओ, आगे पहले पढ़ते हैं, ठीक है? अब आगे पढ़ोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है ई के बाद लिखता है हु इज द सिस्टर ऑफ एफ। हु के बारे में बताया था आपको। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ मत करो, इस हु के जगह हु के लेफ्ट में कौन है? ई है। हु के लेफ्ट में ई है। इस सेंटेंस को आगे पढ़ो। ई इज द सिस्टर ऑफ एफ। ई एफ की बहन है। तो ई एफ की बहन है, किसी की भी बहन उसके जनरेशन में होती है, तो ई एफ की बहन है। अगर ई एफ की बहन है तो ई माइनस, और किसकी बहन है? एफ की बहन है, तो ई और एफ एक ही जनरेशन के होंगे। अच्छा, डी ई के फादर है और ई एफ की बहन है, तो ऑब्वियस है डी के दो बच्चे होंगे, ई और एफ। अब ये नहीं मालूम कि एफ प्लस है या माइनस है, एफ मेल है या फीमेल, ये नहीं मालूम, बस ये पता है कि ई एफ की बहन है, इसका मतलब ई फीमेल है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पढ़ोगे, क्वेश्चन में एक लाइन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में साफ कहा कि जी इज द अंकल ऑफ ई। अब जी इज द अंकल ऑफ ई को कैसे शो करोगे? पहले आप इस लाइन को भी पढ़ लो, लास्ट लाइन को। सी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। सी के 2 बच्चे हैं। अच्छा, सी को सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो बच्चे किसी के भी बच्चे तो उनके बाद के जनरेशन में होंगे, तो सी के 2 बच्चे हैं, इसका मतलब इस टाइप से समझो कि सी के 2 बच्चे हैं। अच्छा, एक बात आपको बता रहा हूँ, बी और ए के 3 बच्चे हैं, ठीक है? और क्वेश्चन में क्या कहा था कि जितने भी बच्चे ए और बी के हैं केवल एक ही अनमैरिड है। इसका मतलब अनमैरिड कैसे पहचान होता है अनमैरिड का? अगर आप ए और बी इस फिगर में देखोगे तो ए और बी के 3 बच्चे हैं, सी, जी और एच, और इन 3 में सिर्फ एक अनमैरिड है। इसका मतलब अगर एच का यहाँ पर एक बेटा नजर आ रहा है तो यानी एच तो मैरिड है, ठीक है? भले उसकी वाइफ नजर नहीं आए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो मैरिड है, आई उसका बेटा है। सी का भी यहाँ पे 2 बच्चा है, ऐसा क्वेश्चन का लास्ट लाइन में लिखा है, यानी सी भी मैरिड है। बच कौन गया जो अनमैरिड होगा? जी ही अनमैरिड होगा, यानी जी की शादी नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहा कि जी सी के 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन में एक लाइन था कि जी इज द अंकल ऑफ ई, इसको कैसे दिखाओगे? जी किसी का अंकल है, ठीक है? अच्छा, एक बात बताना, डी के 2 बच्चे हैं और डी मेल है। एक बात आपसे पूछ रहा हूं, डी के 2 बच्चे हैं, हमें एच का जेंडर नहीं पता, एच मेल है या फीमेल। अगर समझ लो कि डी का शादी एस से हुआ है, ठीक है? डी का शादी एस से हुआ है, इसका मतलब डी प्लस है तो एच को माइनस होना पड़ेगा, डी मेल है तो एच को फीमेल होना पड़ेगा, यानी ई और एफ, फिर डी और एच के, डी एच का एक बच्चा यहाँ नजर आ रहा है और डी का 2 बच्चा यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि सी के फिर 2 बच्चे कौन है? तो अब आपको फिगर को मर्ज करना है। ज्यादा अच्छा फिगर कौन होगा? डी के 2 बच्चे हैं, ई और एफ, ऐसा इस फिगर से नजर आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप इस फिगर को सिर्फ इसमें मर्ज कर दोगे। इसमें क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें अगर आप करोगे तो सी के वो बच्चे कौन है, वो 2 बच्चे कौन है, आप कैसे दिखाओगे? क्लियर है? तो डी अगर प्लस है और सी माइनस है तो डी और सी एक कपल को शो कर सकता है, यानी कि डी और सी एक कपल को शो कर रहा है, और सी माइनस ऑलरेडी है और डी प्लस है, तो यहाँ पर ये फिट हो जाएगा एकदम। और डी के 2 बच्चे हैं, ई और एफ, और क्वेश्चन लास्ट लाइन कहा भी था सी के सिर्फ 2 बच्चे हैं, इसका मतलब है कि डी और सी के सिर्फ 2 बच्चे हैं, वो बच्चे कौन है? ई और एफ। आप ई को यहाँ दिखा दो और बगल में एफ को दिखा दो। क्लियर है? ये वो कंप्लीट फिगर है। अगर आप ये समझ गए कि ये कैसे ड्रॉ करते हैं तो आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को ईजिली बना लोगे। अगर आपको ये बनाना आ गया कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं छूटेगा। ठीक है, आपको बस इस क्वेश्चन में सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप बस इस तरह से फैमिली ट्री बना लो। अगर आप इस तरह से फैमिली ट्री बना लेते हो तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। थोड़ा सा इस फैमिली ट्री में मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, वो आप अच्छे से समझोगे। बी और ए क्या हुए? कपल हुए, हस्बैंड वाइफ। अच्छा, बी और ए के कितने बच्चे? अब देखो ये जो 3 लाइन आ रहा है ना, ये समझना है, ये लाइन बी और ए से आ रहा है, यानी बी और ए के 3 बच्चे, सी, जी और एच। ये बी से कोई लाइन डी के पास नहीं गया है। सी के लिए डी कौन है?
सी का शादी डी से हुआ है, तो ये मत कहना कि डी भी बी का बच्चा है, नहीं, बी और ए के तीन ही बच्चे हैं, सी, जी और एच। क्लियर है? तो आपको बस ये याद रखना है, कभी भी आपको बच्चों का रिलेशन शो करना है तो आप सही से लिंक शो करना, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ नज़र आ रहा होगा आपको कि डी और सी तो कपल है और ये ब्रैकेट में है, और सी के राइट हैंड साइड में जी और एच है। याद रखना, जी और एच सी के राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब जी, एच और सी डायरेक्टली रिलेटेड है। बी और ए के तीन बच्चे हैं, सी, जी और एच। समझ आया? तो सबसे पहले आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। अगर आप फैमिली ट्री बना लोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, और जो रिलेशन आप नहीं सेट कर पा रहे हो उसको इस तरह से साइड में बना लो, और फिर फाइनली जा करके उन रिलेशन को बगल वाले रिलेशन में एडजस्ट कर दो। क्लियर है? अब आपके पास तीन क्वेश्चन है जो कि इसी फैमिली ट्री से अब आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। अब ये देखो, ये 99% काम है, अगर आप इसको सही से कर लिए तो आप फिर 1% सही से आंसर दे देना, तो क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, पहला क्वेश्चन है हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। इसका क्या मीनिंग है? जी बी से कैसे रिलेटेड है? जी बी का कौन है? बात समझ में आया? तो जी बी का कौन है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इस फिगर में देखो, जी यहाँ है और बी यहाँ है, जी बी के ठीक नीचे है और जी और बी के बीच में एक लिंक है, ठीक है। और जी बी का कौन है? जी के साथ मेल साइन है या जी के साथ प्लस है या माइनस है? प्लस है, यानी जी बी का क्या है? बेटा है, ठीक है। जी बी का कौन है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सन, बेटा है। अगर क्वेश्चन कहता हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, बी जी का कौन है? तो बी जी की माँ हो जाती, तो मदर कहते। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग सन और मदर में कंफ्यूज कर जाते हैं कि सन बोले या मदर। नहीं, पूछा जी के बारे में तो जी के बारे में बताओगे ना, बी के बारे में कैसे बता दोगे? तो जी बी का कौन है? तो जी बी के लिए सन है। अगर पूछता बी जी का कौन है तब आप कहते कि बी जी की मदर है। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, आपको मदर नहीं कहना है, आपको सन कहना है। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द अनमैरिड चाइल्ड ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वो अनमैरिड चाइल्ड कौन है? क्वेश्चन में क्या कहा था? ए और बी के जो भी बच्चे हैं उसमें एक अनमैरिड है। आप इस फिगर से देख के बता सकते हो ए और बी के कितने बच्चे हैं। ए और बी के तीन बच्चे हैं, सी, जी और एच। इनमें अनमैरिड कौन है? सी का तो शादी हो रखा है डी से, और एच का बच्चा है यानी वो भी मैरिड है। ये जी ही है जो अनमैरिड है, यानी कि जी वो बच्चा है ए और बी का जो अनमैरिड है। क्लियर है? अगर जी पूछ दे मेल है या फीमेल है तो हमको पता है जी प्लस है यानी जी मेल है। क्लियर है? लेकिन आपसे बस इतना पूछा ए और बी का अनमैरिड चाइल्ड कौन है, उसका नाम बताना है, तो आप कहोगे जी है। और इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, हु इज द मदर ऑफ एफ। एफ की माँ कौन है? अच्छा, किसी की भी माँ उससे एक जनरेशन ऊपर होती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एफ है, आपसे पूछा एफ की माँ कौन है, तो एफ की माँ, एफ तो इसी कपल का बच्चा है ना, तो एफ की माँ कौन है? डी है कि सी है? माँ के लिए माइनस देखेंगे तो सी है, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस टाइप से आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इस टाइप से आप फैमिली ट्री बना लो। फैमिली ट्री बना लो, उसके बाद फैमिली ट्री बनाने के बाद आप क्वेश्चन को सही से पूछो, किसका रिलेशन पूछ रहा है, सही से आप पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ये मैं समझाता हूं, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपसे कह रहा है कि दिए गए जानकारी को ध्यान से पढ़िए और जो भी क्वेश्चन है उसके बाद आपको आंसर देना है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आप देखोगे क्वेश्चन में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है। जैसे पहला है m डिवाइड बाई k मीन्स m इज फादर ऑफ k, m प्लस k मीन्स m इज ब्रदर ऑफ k, m माइनस k मीन्स m इज सिस्टर ऑफ k, m इंटू k मीन्स m इज वाइफ ऑफ k, m इक्वल टू k मीन्स m इज मदर ऑफ k। बात समझ में आया? आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इस क्वेश्चन में हर जगह m और k है। इस क्वेश्चन में हर जगह आपको m और k नजर आएगा। बस आप इस क्वेश्चन में एक चीज देखो कि इनके बीच में सिंबल चेंज हो रहा है, कहीं डिवीजन है, कहीं प्लस है, कहीं माइनस, कहीं इनटू, कहीं इक्वल टू, ठीक है। और अगर सिंबल चेंज हो रहा है तो उसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है। m डिवाइड बाई k का मीनिंग है m इज फादर ऑफ k, m प्लस k का मीनिंग है m इज ब्रदर ऑफ k, m माइनस k का मीनिंग है m इज द सिस्टर ऑफ k, m इंटू k का मीनिंग है m इज द वाइफ ऑफ k, और m इक्वल टू k का मीनिंग है m इज मदर ऑफ k। मीन्स कि सिंबल जैसे जैसे चेंज हो रहा है रिलेशन अपने आप आपको यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इस टाइप का आपको एक्सप्रेशन मिलेगा,
आप अगर इस एक्सप्रेशन को ड्रॉ कर लेते हो तो फिर जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको ईजिली बना सकते हो। तो पहले आप इस एक्सप्रेशन को ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कैसे करेंगे, आप इसको पेयर में पढ़ो, P इंटू ए। आप ये ढूंढो कि इंटू साइन कहाँ है, इंटू साइन यहाँ है, तो अगर इंटू है मतलब वाइफ का रिलेशन है, M इंटू के मीन्स M इज़ वाइफ ऑफ के। उसी ऑर्डर में आप P इंटू ए पढ़ो, P इंटू ए मीन्स P इज़ वाइफ ऑफ ए। P इज़ वाइफ ऑफ ए कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, वाइफ है मीन्स P और ए कपल है, और P वाइफ है तो P माइनस और A हस्बैंड होंगे। ये क्वेश्चन नहीं कहेगा, ये आपको समझना है, यानी A को प्लस दे दो। उसके बाद आप इस कपल को पढ़ो, इस पेयर को पढ़ो, A डिवाइड बाई M। A डिवाइड बाई M को आप कैसे पढ़ोगे, A इज़ फादर ऑफ M, A इज़ फादर ऑफ M, यानी A अगर M के फादर है तो A M के ऊपर रहेंगे और M उनके नीचे रहेगा। अब M उनका बेटा है या बेटी ये तो नहीं पता, आप आगे बढ़ो, अगले को पढ़ो M माइनस जेड। M माइनस जेड को आप कैसे पढ़ोगे, M इज़ सिस्टर ऑफ Z, माइनस यहाँ पर है, ये देख रहे हो माइनस, M माइनस जेड को आप पढ़ोगे M इज़ सिस्टर ऑफ Z। तो M इज़ सिस्टर ऑफ Z को आप कैसे दिखाओगे, M सिस्टर है Z की, सिस्टर तो एक ही जनरेशन पे होती है, M Z की सिस्टर है, M इज़ सिस्टर ऑफ Z, यानी सिस्टर है, यानी कि M को क्या देना होगा, माइनस। आप एक बात बताओ, A इज़ फादर ऑफ M और M इज़ सिस्टर ऑफ Z, तो M और Z दोनों ही बच्चे इसी कपल के हैं, ठीक है। और लास्ट में है Z इक्वल टू F। आप Z इक्वल टू F को कैसे शो करोगे, इक्वल टू साइन यहाँ पर है, तो Z इक्वल टू F को आप पढ़ने के लिए यहाँ से पढ़ो, Z इज़ मदर ऑफ F। Z अगर F की माँ है तो Z फीमेल है, और किसकी माँ है, F की, तो F को नीचे होना पड़ेगा, ठीक है। Z इज़ मदर ऑफ F। आपको समझ आया, ये अगर आप ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ कैसे किए, बस आप पेयर में पढ़ते जाओ और ये देखते जाओ कि उनके बीच में कौन सा सिंबल है और उस सिंबल का क्या मीनिंग है, आप क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। तो Z इज इक्वल टू F का मीनिंग है Z इज मदर ऑफ F। अब इस रिलेशन में आप एक चीज़ देख रहे होगे कि इसमें P, A, M और Z का जेंडर क्लियर है, मगर F का जेंडर क्लियर नहीं है। तो जिनका जेंडर क्लियर नहीं है वो मेल और फीमेल में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहा, हाउ इज F रिलेटेड टू P। F P से किस तरह रिलेटेड है, F रिलेशन में P का कौन है। तो F अगर आप देखोगे, देखो P के लिए Z कौन है, P के लिए Z बेटी है और Z का बच्चा F है, यानी बेटी का बच्चा है। अब वो Z के लिए F बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है, ये तो क्लियर नहीं है, मगर P की बेटी Z हुई और Z का बच्चा F हुआ, इसका मतलब P या तो F की, यानी P, एक बात तो क्लियर है, F की माँ Z हुई और Z की माँ P हुई, यानी P F की नानी हुई। अगर P F की नानी हुई तो F, अगर F जो है फीमेल है तो P के लिए वो ग्रैंडसन होगा, ग्रैंड डॉटर होगी, और F अगर मेल है तो P के लिए, F फीमेल है अगर तो P के लिए ग्रैंड डॉटर होगी, यानी F का जेंडर क्लियर नहीं है। तो अब आप ऑप्शन चेक करो, आपसे बोला F P का कौन है, तो अगर F प्लस होता तो F P का ग्रैंडसन होता, F माइनस होती तो F P की ग्रैंड डॉटर होती। क्वेश्चन में तो जेंडर क्लियर नहीं है, इस फिगर में तो जेंडर क्लियर नहीं हो पाया। अब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं, आप ग्रैंडसन कैसे कह सकते हो, उसी तरह सी ऑप्शन भी नहीं होगा, ग्रैंड डॉटर कैसे कह सकते हो, ग्रैंड मदर तो हो ही नहीं सकता, F P की ग्रैंड मदर थोड़ी होगी, यानी आप कहोगे ग्रैंड चाइल्ड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ग्रैंड चाइल्ड। जब आप ग्रैंड चाइल्ड कहते हो तो उसमें आपको जेंडर बताने का ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इसको सही से ड्रॉ कर लो। अगर आप इस रिलेशन को सही से ड्रॉ कर लेते हो इसके हेल्प से, तो आप क्वेश्चन को ईजिली बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन में भी वो सारा रिलेशन है जो क्वेश्चन नंबर 4 में था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछ कुछ और रहा है। पिछले क्वेश्चन में इस टाइप का रिलेशन था, इस टाइप का, और हम लोग उसको ड्रॉ करके ये बताना था कि कौन किसी से कैसे रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप D इज डॉटर इन लॉ ऑफ C। आपसे कह रहा है कि अगर आपको D इज डॉटर इन लॉ ऑफ C बताना है तो इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो D को C की डॉटर इन लॉ बताता है। देखो एक बात आप याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपसे कहे D इज डॉटर इन लॉ ऑफ C, इनमें से किस ऑप्शन से पता चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ऑप्शन से बनाओगे। आप ऑप्शन से क्या करोगे,
पहले उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे जिसमें आपको डी का जेंडर क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे आप इस सेंटेंस को फिर से पढ़ो, ये चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी। डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी। ये चाह रहा है कि डी सी की डॉटर इन लॉ हो जाए। डी अगर सी की डॉटर इन लॉ हो जाए इसका मतलब है डी फीमेल हो जाए, ठीक है, डी फीमेल हो जाए। आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, उस लाइन को देखोगे जो वो आपसे चाह रहा है। वो चाहता है डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी। अगर डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी अगर आपको बताना है, यानी डी तो पक्का है फीमेल ही होनी चाहिए। पहले आप समझो इसमें डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी में इस लाइन में एक्चुअल में जेंडर किसका क्लियर है, डी का क्लियर है। तो पहले आप पता कर लो जेंडर किसका क्लियर होना चाहिए, डी का होना चाहिए कि डी फीमेल होगी। फिर आप डी पे ही फोकस करो कि किन ऑप्शन में आप डी को फीमेल के अलावा, यानी कोई ऐसा ऑप्शन अगर आपको दिखे जिसमें डी मेल हो या डी के बारे में आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो तो उन ऑप्शंस को पहले ही हटा दो। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखोगे, यहाँ ए में डी के साथ कौन है, एच। कभी भी पढ़ोगे तो पेयर में पढ़ोगे। अब आप डी और एच को कैसे पढ़ोगे, मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ है, तो डी और एच का मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ पर है। आप क्या पढ़ोगे, डी इज वाइफ ऑफ एच। जब आप कहते हो कि डी इज वाइफ ऑफ एच, इसका मतलब तो कुछ ऐसा हुआ ना, डी एच की वाइफ है, इसका मतलब ये तो कपल का बात हो रहा। तो डी वाइफ है यानी डी तो फीमेल है। अब ये मत कहना कि सर फीमेल है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। फीमेल में तो बहुत सारे रिलेशन हो सकता है ना, मतलब हम ऑप्शन नंबर ए को अभी नहीं हटा रहे। उसी तरह अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखें तो बी में डी कहाँ है, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए जिसका हम जेंडर ढूंढ पाएँ। तो डी इंटू एन, डी यहाँ है तो डी को पेयर में कैसे पढ़ेंगे, चाहे तो आप इधर पढ़ो नहीं तो आप इधर पढ़ो। अगर आप डी इंटू एन पढ़ते हो तो डी इंटू एन को उसी तरह पढ़ो, डी इज वाइफ ऑफ एन, डी एन की वाइफ है। फिर से एक बात रिपीट कर रहे हैं, डी एन की वाइफ है मतलब कुछ ऐसा सीन होगा, ठीक है। यानी यहाँ से भी हम कह सकते हैं हाँ डी तो फीमेल आ रही है। उसी तरह अगर आप थर्ड ऑप्शन में देखोगे तो डी तो यहाँ है, यानी पेयर इनका बनाओ जेड इंटू डी। जेड इंटू डी को आप कैसे पढ़ोगे, मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ पढ़ो। जेड इंटू डी जैसे एम इंटू के का मीनिंग है एम इज वाइफ ऑफ के, उसी तरह जेड इंटू डी को आप कैसे पढ़ोगे, जेड इज वाइफ ऑफ डी। जेड इज वाइफ ऑफ डी का क्या मीनिंग होगा, जेड इज वाइफ ऑफ डी का तो यही मीनिंग होगा, जेड फीमेल और डी मेल। लेकिन हम तो डी को फीमेल दिखाना चाहते हैं, तो हम सी ऑप्शन में टाइम वेस्ट क्यों करें। हम सी ऑप्शन में डायरेक्ट कह सकते हैं कि सी ऑप्शन से तो डी कभी भी डॉटर इन लॉ सी की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि डी का जेंडर प्लस आ रहा है, डी जो है वो फीमेल है, मेल है, जबकि हमको डी फीमेल चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी को डायरेक्ट कहो कि वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम वाइल चेकिंग ऑप्शन सी। उसी तरह अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें तो जेड इंटू डी यहाँ पर भी है, मतलब वही बात, जेड इज द वाइफ ऑफ डी। यहाँ से भी डी को फीमेल आना चाहिए ना, डी तो मेल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। अब आपके पास एक ऑप्शन नन ऑफ दीज बचा। अगर ए और बी भी नहीं हुआ तब नन ऑफ दीज कहेंगे। अब ए और बी दोनों ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें डी तो माइनस आ रहा है। अब कौन होगा, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब आप इन दोनों ही ऑप्शन को ड्रॉ कर लो। मतलब अगर आप ऐसे नहीं चेक करते तो आपको सभी को ड्रॉ करना पड़ता, और सभी को ड्रॉ करने में आपका ज़्यादा टाइम किल होता। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है ना, इन दो ऑप्शन में ड्रॉ करके देख लो। और ड्रॉ करना मैंने आपको बताया है, अगर आप ड्रॉ कर लेते हो और ड्रॉ करके देख लो किस में डी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ सी दिख रहा, वही आपका ऑप्शन है। और अगर वो नहीं मिले तो नन ऑफ दीज। अगर हम ऑप्शन ए को ड्रॉ करें तो ड्रॉ कैसे करते हैं, पेयर में पढ़ते चलो, डी इंटू एच। डी इंटू एच का मीनिंग डी इज़ वाइफ ऑफ एच, इधर बना रहा हूँ मैं, डी इज़ वाइफ ऑफ एच, ठीक है, कपल रिलेशन है यहाँ पर। उसके बाद आप एच प्लस एन को पढ़ोगे। एच प्लस एन को कैसे पढ़ोगे, प्लस वाला यहाँ पर है, एच प्लस एन का मतलब एच इज़ ब्रदर ऑफ एन, एच एन का भाई है। देखो किसी का भाई उसी के जनरेशन में होता है, तो एच एन का भाई है, यानी एच एन के बगल में रहेगा। जब मैं ऐसे दिखाऊं तो समझ लेना कि ये और ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है, एच एन का भाई है। तो मैं अगर एन को इधर लिख दूंगा डी के लेफ्ट में तो गलत हो जाएगा, तब कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि एन एस से रिलेटेड है कि एन डी से। तो जिससे रिलेटेड है उधर ही शो करो। एच एन का भाई है, एच प्लस एन, इससे एच का जेंडर क्लियर है ना कि एच मेल है। एन के बारे में तो नहीं कह सकते अभी। एन इक्वल टू ई, एन इक्वल टू ई मतलब एन इज मदर ऑफ ई। एन इज मदर ऑफ ई को कैसे शो करोगे, एन ई की माँ है। अगर एन ई की माँ है तो सबसे पहले तो एन फीमेल है, और ई की माँ यानी ई नीचे जाएगी, क्लियर है। उसके बाद आप लास्ट में पढ़ोगे किसको, ई डिवाइड बाई सी। ई डिवाइड बाई सी को आप कैसे पढ़ोगे, इस रिलेशन पे पढ़ो, ई इज फादर ऑफ सी। ई अगर सी के फादर हैं इसका मतलब आप ई को क्या दोगे, प्लस, और किसके फादर है, सी के फादर है। बात समझ में आया।
तो ये ऑप्शन नंबर ए का कंप्लीट फिगर है। अच्छा एक बात बताओ, हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी। डी सी की डॉटर इन लॉ है। अच्छा डी सी की डॉटर इन लॉ है। हम आपसे ये कहे थे कि किसी की भी डॉटर इन लॉ उसके नीचे होती है। अगर हम चाहते हैं डी सी की डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब सी के नीचे डी होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है, सी के नीचे डी नहीं दिख रहा, यहाँ तो सी के ऊपर डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए कैसे होगा? ऑप्शन ए गलत। अब आपके पास ऑप्शन बी है, इसको बना लो। एच प्लस डी को आप यहाँ से पढ़ो, एच इज ब्रदर ऑफ डी। अगर मैं यहाँ बनाऊँ एच प्लस डी, एच इज ब्रदर ऑफ डी, भाई है तो बगल में शो कर दो। उसके बाद आप पढ़ोगे इसको डी इंटू एन, ऑप्शन बी का डी इंटू एन। डी इंटू एन को कैसे पढ़ोगे? डी इज वाइफ ऑफ एन, डी एन की वाइफ है। इसका मतलब अगर डी एन की वाइफ है तो वाइफ और हस्बैंड वगैरह सभी एक ही जनरेशन के होते हैं, तो डी एन की वाइफ है। चूंकि वाइफ है डी, इसका मतलब फीमेल, और ये कपल रिलेशन है तो ये प्लस। और ध्यान रहे एच डी का भाई था, यानी ये आपस में रिलेटेड है। ये क्या है? आपस में रिलेटेड। बात समझ में आया? उसके बाद आप पढ़ोगे एन डिवाइड बाई ई को। ये एन डिवाइड बाई ई देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी में। एन डिवाइड बाई ई को कैसे पढ़ोगे? एन इज फादर ऑफ ई, एन ई के फादर हुए तो फादर ऊपर होंगे, ई को नीचे रख दो। और लास्ट में आप ई इक्वल टू सी पढ़ोगे। ई इक्वल टू सी को कैसे पढ़ोगे? ई इज मदर ऑफ सी, यानी ई सी की मदर है। अगर ई सी की मदर है इसका मतलब ई माइनस और सी नीचे जाएगा। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन क्या कहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी। तो आप देखें डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी में डी सी के नीचे होना चाहिए, इसमें भी डी को सी के ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत, और ऑप्शन बी गलत, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है क्या कहना चाह रहे थे? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5 जैसा क्वेश्चन आए, तो आप सभी ऑप्शन को मत बनाने लगना, पहले कुछ ऑप्शन को लॉजिकली एलिमिनेट कर लेना कि जेंडर वाइज कौन सा ऑप्शन नहीं बनाना है, ठीक है? और फिर जो बचे उसको जल्दी से बना करके चेक कर लो, अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये 7, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वो पिछला क्वेश्चन का डेटा अलग था, ठीक है? इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है बस आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम है, पिछले ही क्वेश्चन जैसा है। जैसे आपको याद हो तो यहाँ पर क्या लिखा है, आप पढ़ो, P#Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q, ठीक है? ऐसे तो इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे हर जगह सिंबल अलग अलग है, ठीक है? वो नहीं बताना चाह रहा। P#Q का मीनिंग है P इज डॉटर ऑफ Q, मगर वही अगर P प्लस Q का मीनिंग है तो ये उल्टा हो जा रहा है ना, ये Q इज ब्रदर ऑफ P हो जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ P#Q मतलब लेफ्ट में P है, राइट में Q है, तो रिलेशन में भी P लेफ्ट में और राइट में Q है। लेकिन जब प्लस साइन आ रहा है तो जो लेफ्ट में P है वो एक्चुअली रिलेशन में P लास्ट में चले जा रहा है, और जो Q राइट में है वो लेफ्ट में आ जा रहा। ये दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, इसमें P से शुरू हो रहा है, इसमें Q से शुरू हो रहा। बस आपको इसी बात का ख्याल रखना है, बाकी बस आप सही से पढ़ लोगे तो ये भी क्वेश्चन बना लोगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये कह रहा है कि इस रिलेशन से बताओ इनमें से कौन सा सही है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा अगर आप इसको स्केच कर लेते हो। चलो स्केच करते हैं। m@n, आप मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार, m@n इक्वल टू O प्लस S एंड Z। तो पहले आप बनाओगे m@n को। m@n को कैसे बनाओगे? एट द रेट कहाँ है? एट द रेट यहाँ पर है लास्ट में। P@Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, इसका मतलब है पहले P को पढ़ना है फिर बाद वाले को पढ़ना है। उसी तरह अगर m@n को पढ़ें यानी पहले m पढ़ेंगे फिर n पढ़ेंगे। m इज द मदर ऑफ n, m इज द मदर ऑफ n को कैसे शो करोगे? कुछ ऐसे ही शो करोगे, ठीक है? उसके बाद आप पढ़ोगे n इक्वल टू O। n इक्वल टू O मीन्स थोड़ा ध्यान से पढ़ना है रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन देखो P इक्वल टू Q है मगर उलट गया, पहले Q आया फिर P आया। इसका मतलब जब आप n इक्वल टू O को यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पर आपको पहले O को रखना होगा फिर यहाँ पे n को रखना होगा। इसका मतलब O इज द सिस्टर ऑफ n, और जब आप कहते हो O इज द सिस्टर ऑफ n यानी कि O का जेंडर माइनस अब n क्या है वो नहीं बता पाओगे, ठीक है? और ये दोनों बच्चे किसके होंगे? m के, ठीक? बस आपको इस बात का ख्याल रखना था, जिसमें प्लस साइन हो और जिसमें इक्वल टू साइन हो उस रिलेशन को रिवर्स करके पढ़ना है बस। O प्लस S को कैसे पढ़ोगे? अगर आप प्लस साइन देखोगे तो प्लस साइन में भी रिवर्स की तरह पढ़ना है आपको। यहाँ देखो प्लस साइन में रिवर्स पढ़ना है तो O प्लस S को आप उल्टा पढ़ो, S इज
ब्रदर ऑफ ओ, एस ओ का भाई है, इसका मतलब ये तीनों ही बच्चे एम के हो गए, और एस ओ का भाई है मतलब एस प्लस, और लास्ट आप एस एंड जेड को पढ़ोगे। एंड यहाँ पर है, एंड जब है तो आपको एंड वाले केस में रिवर्स नहीं पढ़ना है। देखो यहाँ पी एंड क्यू है और ये पी से ही शुरू हो रहा है, इसका तो मीनिंग यही है कि जब एस एंड जेड है तो हमको एस से ही शुरू करना है, यानी एस इज सन ऑफ जेड, एस जेड का बेटा है। अच्छा, इस फिगर से क्या लगता है, एस किसी ना किसी का तो बेटा है, किसका बेटा है, एम का बेटा है, और क्वेश्चन कह रहा है, इस लाइन से समझ में आता है कि एस इज द सन ऑफ जेड और एस जेड का भी बेटा है। तो क्या आप ऐसा नहीं समझ रहे हो, एस एम का बेटा पहले से है और एस जेड का भी बेटा है, एम एस की माँ हुई तो जेड ऑब्वियस है, एस के फादर होंगे, यानी ये एक कपल है और ये तीनों ही बच्चे इसी कपल के हैं। तो बस आप अगर फिगर बना लिए समझ लो कि आधा काम हो गया। अब आपको यही तो बताना है पढ़ के कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ऑप्शन पढ़ते चलो, जेड इज फादर ऑफ एस, आप इस फिगर को देखोगे तो जेड इज फादर ऑफ एस नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही है, जेड एस के ऊपर है और ये तीनों ही बच्चे एम और जेड के हैं और जेड प्लस है, तो जेड इज फादर ऑफ एस, पहला ऑप्शन तो एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो एन इज डॉटर ऑफ एम, एन एम की बेटी है। अच्छा, एन एम की, एन जो है वो एम का बच्चा तो है, लेकिन बेटी कैसे कह सकते हो, क्या एन के यहाँ पे आगे में माइनस लिखा है, नहीं, बेटा भी हो सकता है, तो इसको आप करेक्ट नहीं कह सकते, हो सकता है बट डेफिनेटली ट्रू तो नहीं है। सी ऑप्शन देखोगे तो एम इज वाइफ ऑफ जेड, एम जेड की पत्नी है, बिल्कुल एम और जेड कपल है और एम जेड की पत्नी तो है, क्योंकि आप देखोगे एम को क्या मिला है, माइनस मिला है, और एम जेड की पत्नी है, बिल्कुल सही है। और चौथा, एन इज सिस्टर ऑफ एस, एन एस की बहन है, एन और एस एक लेवल पे जरूर दिख रहे हैं, ये देख रहे हो एन, लेकिन आप एन को एस की बहन बताने के लिए एन को माइनस तो मिला नहीं है, आप कैसे बता सकते हो, यानी आप कहोगे इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, यानी इस क्वेश्चन में ए भी सही है सी भी सही है, तो आप ना ए को कहोगे ना सी को कहोगे। एक ऑप्शन है जिसमें कहा जा रहा है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब अगर आप ये समझ लिए हो तो अब आप ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। ये क्वेश्चन जैसे पिछले वाले में बताया था, ये क्वेश्चन को आप खुद से बना करके देखना, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, आप एक बार इसको खुद से ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं, ये क्लास क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में बी और सी के बीच में सिंबल चेंज हो रहा है, तो रिलेशन भी बदल रहा है, और ये क्वेश्चन में आप देखोगे बी एक्सक्लेमेटरी साइन सी, बी इज फादर ऑफ सी, बी एट द रेट सी, बी इज हस्बैंड ऑफ सी, बी हैश शी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी डॉलर सी, बी इज मदर ऑफ सी, बी परसेंट सी, बी इज ब्रदर ऑफ सी। मीन्स कि इसमें आपको फॉरवर्ड पढ़ना है, कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जिसमें आपको बैकवर्ड पढ़ना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू मेक द एक्सप्रेशन एफ इज ग्रैंड फादर ऑफ यू ट्रू। आपको समझाते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देख रहे हो ये एक रिलेशन यहाँ पे है, ये रिलेशन को देखो, ये वाला, ठीक, ये क्वेश्चन में बोला क्या, अगर मैं इस रिलेशन को यहाँ पे बड़ा बड़ा थोड़ा शो करूँ, एफ एक्सक्लेमेशन मार्क डब्ल्यू, एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है आपको। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको कौन सा सिंबल रख देना चाहिए, और उसके बाद क्या है, ओ एट द रेट एस डॉलर यू। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब इस जगह क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा दिए गए ऑप्शन में सिंबल रख दें ताकि एफ इज ग्रैंड फादर ऑफ यू सही हो जाए, ताकि ये रिलेशन अगर हम जब बनाएं तो ये एफ इज ग्रैंड फादर ऑफ यू को शो कर दे। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जहां पर कोई ब्लैंक होगा, उस ब्लैंक को आपको फिल करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप बस जहां रिलेशन आपको पता है उसको ड्रॉ करते जाओ। जैसे एफ और डब्ल्यू के बीच में एक्सक्लेमेशन है, आप एक्सक्लेमेशन वाला रिलेशन यहाँ से पढ़ लो, बी एक्सक्लेमेशन सी का मतलब बी इज फादर ऑफ सी, उसी तरह एफ एक्सक्लेमेशन डब्ल्यू का मतलब एफ इज फादर ऑफ डब्ल्यू, एफ इज फादर ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद आपको इसके बीच में तो पता नहीं है, ठीक है, ये ब्लैंक है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ, इसको छोड़ दो, इसको पढ़ो, ओ एट द रेट एस। ओ एट द रेट एस को आप कैसे पढ़ोगे, यहाँ से देखो, ओ एट द रेट एस मीन्स ओ इज हस्बैंड ऑफ एस। ओ इज हस्बैंड ऑफ एस को कैसे दिखाओगे, इसको अलग से बना लो, ओ एस का हस्बैंड है, हस्बैंड तो एक ही जनरेशन के होते हैं, अगर ओ एस का हस्बैंड है मतलब ये एक कपल है, राइट, ये कपल है तो एस को फीमेल होना पड़ेगा, समझ रहे हो। उसके बाद आप एस डॉलर यू को पढ़ लो, डॉलर का रिलेशन आप यहाँ से देख लो, एस डॉलर यू। ठीक है, आप कैसे पढ़ोगे, एस इज मदर ऑफ यू, एस यू की माँ है, अगर एस यू की माँ है तो यू एस का बच्चा है। अब ये नहीं बोलना कि यू
बेटा है, यू बेटी भी हो सकती है। अब बात ये है कि ये क्वेश्चन मार्क किसके बीच है, ये क्वेश्चन मार्क तो W और O के बीच है, यानी आपको W और O का ऐसा सेटअप करना है ताकि F इज ग्रैंडफादर ऑफ U सही हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, F इज ग्रैंडफादर ऑफ U का फिगर कैसा होना चाहिए? मान लो सपोज ये U है और F इज ग्रैंडफादर ऑफ U दिखाना है। ग्रैंडफादर आपके कहाँ होते हैं? आपके ठीक ऊपर तो आपके फादर होते हैं और उनके ठीक ऊपर ग्रैंडफादर होते हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है F इज ग्रैंडफादर ऑफ U मीन्स कि कुछ ऐसा हो जाए कि U और F के बीच में एक जनरेशन का गैप हो। समझ में आया? तो आप एक बात बताओ, आप क्वेश्चन मार्क किसके बीच देख रहे हो? W और O के बीच। मीन्स W और O को आप ऐसा सेट करो कि F और U के बीच एक जनरेशन का गैप हो जाए। आपको एक बात समझ आया? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये O और S का जनरेशन W के ही लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि O और S के नीचे ही U है, राइट? तभी F और U के बीच में एक का गैप होगा। समझ आ रहा? यानी ये जो भी होगा, अगर मैं यहाँ पर इसको लाऊं O प्लस S माइनस, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अब आप W और O को ऐसा रिलेट करो कि F U के ग्रैंडफादर हो जाए, मतलब U और F के बीच एक जनरेशन का गैप हो और F ऊपर होना चाहिए, U नीचे। तो अब सवाल ये है कि W और O के बीच रिलेशन ऐसा ढूंढो जो सेम जनरेशन का हो। समझ में आया? तभी तो O सेम जनरेशन में रहेगा W के। अब आप क्या करोगे? ऑप्शन में जाओ। अगर आप यहाँ देखोगे तो पहला ऑप्शन है एक्सक्लेमेशन। अच्छा एक्सक्लेमेशन किस रिलेशन को शो कर रहा है? फादर। अच्छा फादर का रिलेशन कैसा होगा? क्या फादर आपके लेवल पे होते हैं? अगर आप कहोगे कि W और O के बीच में ये क्वेश्चन मार्क की जगह एक्सक्लेमेशन आएगा, तब तो फिर इसका सेंस हो जाएगा W इज फादर ऑफ O, यानी W इज फादर ऑफ O का मतलब ये तो गड़बड़ हो जाएगा, W ऊपर और O नीचे, सेम लेवल पे तो नहीं आएगा, यानी ऑप्शन एक तो ए तो गलत हो गया। आप कहोगे एट द रेट, आप कहोगे एट द रेट, यानी आप कहना चाह रहे हो कि W इज द हस्बैंड ऑफ O। अगर आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह एट द रेट डालोगे तो W एट द रेट O का मतलब W इज हस्बैंड ऑफ O। अच्छा W O का हस्बैंड कैसे हो सकता है? O तो पहले ही से किसी का हस्बैंड है ना, ये तो एब्सर्ड रिलेशन हो गया, ये भी गलत। आपके पास बचा हैश। हैश क्या है? तो हैश सिस्टर का रिलेशन है। अगर आप इस W और O के बीच में हैश डालते हो, ठीक है, यहाँ हैश डालते हो, यानी W हैश O, दैट मीन्स कि W इज सिस्टर ऑफ O। W इज सिस्टर ऑफ O का मतलब समझ रहे हो? वो एक ही जनरेशन के होंगे। W अगर O की बहन है, इसका मतलब है W फीमेल हो जाएगी, और ये W किन का बच्चा है? F का, तो O भी F का बच्चा होगा। और अगर O F का बच्चा हो गया तो U O का बच्चा है, यानी F के लिए O बेटा है और O का बच्चा U है, तो F ऑब्वियस है, U के ग्रैंडफादर हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरे बात को? यानी W या तो O के लिए सिस्टर हो जाए या W O के लिए क्या हो जाए? ब्रदर हो जाए। सिस्टर ही क्यों? अगर ये ऑप्शन सी को रखे, हैश तो सेटिस्फाई कर गया। हम कहते हैं आप ऑप्शन डी को रखो। डी में क्या दे रखा है? परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज मीन्स ब्रदर, मीन्स W इज ब्रदर ऑफ O, यानी चाहे तो आप सिस्टर रख लो W के लिए या ब्रदर रख लो, ये दोनों ही रिलेशन को रखने पर F इज द ग्रैंडफादर ऑफ U सही हो जा रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हैश से भी आ जाएगा, परसेंट से भी आ जाएगा। मगर आपके पास 5 ऑप्शन है, आप हैश मारोगे कि परसेंट? ना आप हैश मारोगे ना आप परसेंट। सही ऑप्शन जो आप मार के आओगे वो नन ऑफ दीज, क्योंकि आपके पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें हैश भी हो, ठीक है, जिसमें हैश भी हो और परसेंट भी हो, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आइडिया वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप ऐसे क्वेश्चंस को लॉजिकली पहले सोचो। ऐसा नहीं है कि आप एकदम तुरंत ऑप्शन में रखना शुरू कर दो, अलग अलग सिंबल को रख रहे हो और बना रहे हो। नहीं, ऐसे क्वेश्चन को पहले सोचो कि अगर F इज द ग्रैंडफादर ऑफ U दिखाना है तो फिर यहाँ पर एक का गैप तो दोनों के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन सिर्फ क्या रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू। मतलब आप कुछ मत करना, इसका फिगर बना लेना, फिगर जैसे बताएं बनाना, और फिगर बनाने के बाद आप चेक करके बताना इनमें से कौन सही है, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई करना। और आज के वीडियो के लिए ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ ट्रू मेक्स O इज द सिस्टर ऑफ S ट्रू। ये वैसा ही क्वेश्चन है, ये चाहता है कि O इज द सिस्टर ऑफ S ट्रू हो जाए। ये किससे होगा? तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है कैसे होगा। O इज द सिस्टर ऑफ S, इनमें दिए गए कौन से ऑप्शन से ट्रू होगा, ये आप ट्राई करके देखना। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताना, मैं आपको फिर से बता दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बस ये एक रिविजन के लिए क्वेश्चन डाल दिया था।
इस वीडियो में आइडिया बस ये था कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बताने के पहले, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको पूरा फैमिली ट्री अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अभी सारा टाइप ब्लड रिलेशन का नहीं खत्म हुआ है, अभी कुछ क्वेश्चन और है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप अगर मैं कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही होता है। आप इस टाइप को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और ये टॉपिक बहुत आसान है। कभी भी आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिले, आप कभी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को छोड़कर मत आना। क्लियर है? तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा वो ब्लड रिलेशन का फाइनल वीडियो होगा। बस आप प्रैक्टिस करो और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताना। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। कोई एडवाइस जो आप मुझे देना चाहते हो, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे क्लियर कर दूं। पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दूं कि हाँ इस चैप्टर में करना क्या है या किसी भी चैप्टर में करना क्या है। फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी वीडियो बनाएंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम करेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लो। अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आता हो, अगर आप जो भी देखते हो, अगर आपको पसंद आता हो तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिलता रहे। और अगर आपको ठीक लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ब्लड रिलेशन के अगले वीडियो के साथ, ठीक है। बाय।